हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीजी टेट के एक महत्वपूर्ण विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंधित तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। इस तीसरे भाग में हम लोग बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा विलंब न करते हुए अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग विभिन्न प्रकार के कारक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बाल विकास को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम लोग वंशानुक्रम के बारे में देखते हैं। तो माता के रज और पिता के वीर्य कणों से बालक में जो गुण आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वंशानुक्रम गुण कहते हैं। और इस वंशानुक्रम गुण को हम लोग आनुवांशिकता का गुण भी कहते हैं। और जो आनुवांशिकता की जो मूल इकाई होती है उसे हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई होती है, यानी इसी में हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग क्या होगा, या हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है, इन सभी का निर्धारण किसके आधार पर होता है? जीन के आधार पर होता है। और जो यह जीन होता है वो डीएनए का एक खंड होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बच्चों में जो विकास होता है वो वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होता है। गर्भाधान के समय जीन भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं और ये जीन ही वंशानुक्रम के वाहक के रूप में दिखाई देते हैं। यही कारण है कि एक ही पिता की संतानों में हम लोग को भिन्नता दिखाई देती है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक ही माता पिता के जो संतान होते हैं उनमें हम लोग को विभिन्नता दिखाई देते हैं। एक बच्चा अत्यधिक होशियार होता है तो वहीं दूसरा बच्चा क्या होता है? पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर निकल जाता है। इसको हम लोग एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जो एक ही माता पिता के जो दो संतान होते हैं उनमें से एक क्या होता है? अधिक लंबा होता है और दूसरा क्या होता है? तुलनात्मक रूप से कम लंबा होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो बच्चों का रंग, रूप, लंबाई, बुद्धि, स्मृति आदि जो गुण होता है वो किसकी देन है? वंशानुक्रम की ही देन है। एक वैज्ञानिक थे डिंकमेयर और उनके अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है। बच्चों के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक नियम देखते हैं जो कि है प्रतिगमन का नियम। और इस नियम के अनुसार यदि कोई माता पिता बहुत ही प्रतिभाशाली है तो यह जरूरी नहीं है कि उनके जो संतान होंगे वो भी प्रतिभाशाली होंगे। उनके माता पिता के विपरीत वे क्या हो सकते हैं? कमज़ोर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है? वंशानुक्रम का होता है। हमारा अगला कारक वातावरण है और यहाँ पर वातावरण का प्रयोग पर्यावरण शब्द से किया जाता है। और आप लोग को पता है पर्यावरण का अर्थ होता है जो चीज़ें हमारे आसपास दिखाई देती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अतः व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह वातावरण है जो बालक के जीवन और व्यवहार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम लोग बाल विकास पर जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वातावरण के रूप में हम लोग परिवार को लेते हैं और बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है उस परिवार में वो पलता है और उसी परिवार की वो क्या सीखता है? भाषा सीखता है। इसके साथ ही वह वहाँ का रहन सहन सीखता है, तौर तरीके सीखता है और विभिन्न प्रकार के व्यवहार प्रतिमानों को सीखते जाता है।
परिवार के सदस्यों के बीच रहकर वह प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का सच्चा पाठ पढ़ता है। इतना ही नहीं अपितु परिवार उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पर वातावरण में सभी बाह्य शक्तियों का प्रभाव तथा परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार का वातावरण बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। एनास्टासी के अनुसार वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन के अलावा सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का हम लोग को प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। यदि हम लोग देखें कि बच्चों के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र का पड़ता है, तो सर्वाधिक प्रभाव उसके घर का वातावरण डालता है। इस प्रभाव को हम लोग एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। जैसे दो बच्चे हैं, एक का पालन गांव में होता है और दूसरे का पालन होता है शहर में। तो गांव में जो बच्चा पला है उसका विकास कुछ अलग तरीके से होगा और जो शहर में जिस बच्चे का पालन होगा उसका विकास हम लोग को अन्य तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे जो बच्चा गांव में पल रहा है उसको इस बात की जानकारी होगा कि पेड़ कैसे उगते हैं, गाय कैसे दूध देती है, फसलों को किस प्रकार से उगाया जाता है। वहीं जो बच्चे शहर में पले हैं वो विज्ञान में होने वाले विभिन्न प्रकार के चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, जबकि जो गांव के बच्चे हैं वो केवल किताबों और टेलीविज़न के माध्यम से ही इन चमत्कारों को देख पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वातावरण का सीधा प्रभाव बच्चों के विकास पर पड़ता है। हमारा अगला कारक है रोग। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक कौन सा है? रोग है। देखिए यहाँ पर जो बच्चे स्वस्थ होते हैं उनका विकास तीव्र गति से होता है। जो बच्चे स्वस्थ होंगे उनका मन सभी क्षेत्रों में लगा रहेगा और उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो तीव्र गति से होता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो स्वस्थ बच्चे होते हैं उनका मानसिक, शारीरिक, नैतिक आदि विकास तीव्र गति से होता है। वहीं हम लोग को याद रखना है जो बच्चे रोगग्रस्त होते हैं उनका जो विकास होता है वो धीमी गति से होता है या फिर अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि जो बच्चे रोगग्रस्त होते हैं उनका मानसिक, शारीरिक, नैतिक जो विकास होता है वो बहुत ही धीमे गति से होता है। हमारा जो अगला कारक है वो है आहार। और बालक के विकास में आहार प्रत्येक अवस्था में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसको हम लोग अलग अलग अवस्था में देखते हैं कि कैसे आहार बाल विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम लोग गर्भावस्था के दौरान जो आहार का प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान माँ जैसे पौष्टिक भोजन ग्रहण करेगी, बच्चा भ्रूण में वैसे ही विकसित होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जन्म के 6 माह के दौरान बच्चों को कैसा आहार मिलना चाहिए। तो इस दौरान केवल स्तनपान आवश्यक होता है। इस दौरान केवल बच्चों को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 6 माह के बाद बच्चों को किस प्रकार का आहार प्रदान किया जाना चाहिए। तो 6 माह के बाद बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है और प्रारंभ में उन लोगों को उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि प्रदान किया जाता है और उसके बाद बच्चे धीरे धीरे अन्य पौष्टिक आहारों का सेवन करते हैं और इन पौष्टिक आहारों में फल, सब्जियां आदि आते हैं। इन पौष्टिक आहारों के सेवन करने से बाल विकास हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि कोई बच्चा अच्छा पौष्टिक आहार नहीं करता है तो उसका जो विकास होता है वो धीमी गति से होता है या फिर उसका जो विकास है वो रुक जाता है। जबकि यदि कोई बच्चा पौष्टिक आहार करता है तो उसका जो विकास होता है वो तीव्र गति से हम लोगों को दिखाई देता है। अब हम लोग बाल विकास को प्रभावित करने वाले अगले कारक को देखते हैं जो कि है खेल कूद और व्यायाम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि खेल कूद और व्यायाम
कैसे बाल विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए यहाँ पर खेल और व्यायाम बालक और बालिका दोनों के विकास को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो बच्चे रोजाना खेलते हैं और व्यायाम करते हैं उनका हमें सर्वांगीण विकास दिखाई देता है। यहाँ पर सर्वांगीण विकास कहने का तात्पर्य है कि बच्चों का यहाँ पर मानसिक, शारीरिक, नैतिक सभी प्रकार के विकास हम लोगों को दिखाई देते हैं। और यदि हम लोग देखें कि जो बच्चे रोजाना खेल और व्यायाम नहीं करते हैं उनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है और ऐसे बच्चों के अंदर हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेते हुए दिखाई देती है। देखिए इसे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जो बालक प्रतिदिन व्यायाम और खेल खेलता है उसकी हम लोग ऊंचाई देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं यदि हम लोग तुलना करें कि जो बच्चे व्यायाम और खेल नहीं खेलते हैं तो उनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम हम लोग को दिखाई देती है। इसके अलावा जो प्रतिदिन खेल खेलते हैं और व्यायाम करते हैं उनमें किसी भी प्रकार की हम लोग को बीमारियां दिखाई नहीं देती है, बल्कि जो खेल नहीं खेलते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की हम लोग को बीमारियां जन्म लेते हुए दिखाई देती है। अब हमारा जो अगला कारक है वो है लिंग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लिंग किस प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर लिंग भेद का भी प्रभाव देखने को मिलता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा थोड़ा कम लंबी होती है। वयस्संधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगते हैं। यहाँ पर वयस्संधि का तात्पर्य होता है बाल्यावस्था और यौनावस्था के मध्य की स्थिति। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है बाल्यावस्था और यौनावस्था के मध्य की स्थिति को वयस्संधि कहते हैं। उसी प्रकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी पहले पूर्ण होता है। इसके साथ ही भारत में अधिकांश जगहों पर लड़कियों और लड़कों के बीच घर और समुदायों में लिंग भेदभाव देखने को मिलता है। इन्हीं लिंग भेदभाव के आधार पर हमें जो बालक और बालिका होते हैं उनमें जो विकास का स्तर दिखाई देता है वो अलग अलग नज़र आता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी के घर में लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है और इसकी अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, जिससे वहाँ पर हम लोगों को लिंग भेदभाव देखने को मिलता है। अब हम लोग बाल विकास को प्रभावित करने वाले अगले कारक की ओर चलते हैं। तो जो अगला कारक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के रस का स्रावण होता है और बच्चों के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं उनके आधार पर उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है बच्चों के अंदर पाए जाने वाली ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं उनका भी मानसिक और शारीरिक विकास में प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती है और उन ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन और रस स्राव होता है और उन्हीं के आधार पर हमारे जो शरीर का विभिन्न संरचनात्मक विकास होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पैराथायराइड ग्रंथि से जो रस स्रावित होता है उससे हमारे हड्डियाँ और दांतों का विकास होता है और हमें बाल विकास में संवेदनात्मक विकास देखने को मिलता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि थायराइड ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है उससे बालकों का आवाज़ भारी होता है। वहीं जनन ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है उससे लड़कों और लड़कियों में यौन लक्षणों का विकास होता है। लड़कों के यौन लक्षण के रूप में उनके दाढ़ी मूंछ का उगना दिखाई देता है। हमारा जो अगला कारक है वो है बुद्धि। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि बुद्धि किस प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों के विकास में बुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिन बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है उनका जो विकास होता है वो मंद बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा
तीव्र गति से होता है, जबकि जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनका विकास तीव्र बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा मंद गति से होता है। यहाँ पर तीव्र लिखा गया है, ये क्या होगा, मंद गति होगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जिन बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है उनका विकास चारों दिशाओं में तीव्र गति से होता है, जबकि जिन बच्चों की बुद्धि मंद होती है उनका विकास सभी दिशाओं में हम लोगों को कमज़ोर दिखाई देता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बाल विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में चर्चा किया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। खास तौर पर ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो पर आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।